मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से हम शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके लिए आपकी तालीम और तरबियत के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। आज हमारी क्लास है स्टैटिस्टिक्स की सेकंड ईयर की, जिसमें हम चैप्टर 10 यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 10.2 एक्सरसाइज हमने शुरू की थी और इंशाअल्लाह आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगी इंशाअल्लाह। हम अपने लेक्चर का आगाज़ हस्ब मामूल एक दुआ से करेंगे और वो दुआ है ज़िंदगी और मौत की। हम अपने रब से ज़िंदगी मांगते हैं जो हमें दी, हमें आखिरी लम्हे तक ज़िंदा रखेगा और एक वक्त मुकर्रर पर हमारा यहाँ से इंतकाल दूसरे जहाँ कर दिया जाएगा और उस लम्हे को हम मौत कहते हैं। हम इस ज़िंदगी और उस लम्हे के लिए अपने रब से दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह, किस तरह? अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे रब मुझे अता कर, अल हयात सादतन, मुझे ऐसी ज़िंदगी अता कर जो सआदत भरी हो। सआदत भरी कैसी होती है? जिसमें हम इताअत और फरमाबरदारी करें। किसकी? अपने रब की, जिसने हमें पैदा किया और जिसके लिए पैदा किया। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे हबीब, जिसके लिए, जिनके लिए ये सारी कायनात का एक एक ज़र्रा उनके लिए पैदा किया और हमें भी अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा किया। हमें पूरी इंसानियत में से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने वाले कौन? अल्लाह। अल्लाह ने पूरी इंसानियत में से चुनकर हमें उम्मत मोहम्मदी में डाला। तो इसका क्या मतलब है कि हमें अपने रब की इताअत, इसके बाद जिसके लिए पैदा किया यानी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी, इसके बाद जिनके ज़रिए पैदा किया यानी वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी, और उसके बाद हमने अपने उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी। ये 4 हस्तियों की इताअत और फरमाबरदारी करने से जो हमें ज़िंदगी मिलेगी वो ज़िंदगी सआदत वाली मिलेगी। तो ए अल्लाह, तू हमें तौफ़ीक दे कि हम इन 4 हस्तियों की इताअत और फरमाबरदारी कर सकें। ए अल्लाह, हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपकी इताअत और फरमाबरदारी करें, हम अपनी कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। ए अल्लाह, तू हमारी मदद कर और हमें इताअत और फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। इसके साथ साथ मौत कैसी आए, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा दुआ को, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे रब मुझे अता कर क्या चीज़? अल हयात सादतन, हयात ज़िंदगी सादत वाली, वल मौत शहादतन, और ए मेरे रब मुझे मौत देनी है तो मुझे शहादत वाली मौत देना। मुझे मौत देनी है तो ए अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना करना। ए अल्लाह, मोहताजी वाली मौत ना देना। ए अल्लाह, ज़िंदगी भर और आखिरी लम्हे तक ए अल्लाह मुझको तो अपना मोहताज रखी। ए अल्लाह, दुनिया में किसी का मोहताज न रखी। ए अल्लाह, मुझे चलते फिरते मुझे कदमों पे मौत आए। ए अल्लाह, शहादत वाली मौत आए। ए अल्लाह, मेरे मरने के बाद मुझे कोई मुर्दा कहे तो तू उसे कहे कि इसको मुर्दा मत कहो,
ये तो शहीद है, और शहीद को हमने एक ज़िंदगी अता की है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। ये अल्फाज कुरान पाक में उस बंदे को झंझोड़ दें कि शहीद को मुर्दा मत कहें। तो आमीन, अल्लाह ताला ऐसी मौत और ऐसी ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, उर्ज़ुकनी, हम सबको अता कर दे, अल हयात, ज़िंदगी, अल हयात सआदतन, सआदत वाली ज़िंदगी, वल मौत शहादतन, और शहादत वाली मौत। आमीन। जी, आज हमारा लेक्चर स्टैटिस्टिक्स का सेकेंड ईयर की क्लास है। चैप्टर 10 ही चल रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसका नाम है, और लेक्चर नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट। गौर से अपनी किताब में क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट पढ़ ले। ये थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट है, सॉल्व करना रूटीन का काम है, जो हमारी रूटीन में पढ़ा करते थे हम। अगर आप ये देखें तो लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ द पास होने की परसेंटेज क्या है? पास होने की परसेंटेज उसने दी हुई है जनाब, वेयर 80% एंड 10%। यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ द पास होने की परसेंटेज 80% और 10%। अब इसके साथ 80 के साथ परसेंट नहीं लिखा हुआ, इस वजह से हम परेशान होंगे कि ये क्यों 0.80 क्यों लिखा है। वो वहाँ पे पीछे परसेंटेज का मैंने साइन लगाया है, जबकि बुक में परसेंटेज के स्पेलिंग्स के साथ लफ्ज़ लिखा हुआ है। एस्टिमेट द एवरेज मार्क्स और बाय द कैंडिडेट, इसका मतलब है कि म्यू की कीमत मालूम करनी है आपने, और इसके साथ साथ द मिनिमम पास, जो आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन, पैरामीटर्स मालूम करने हैं, बस सिंपल। ये तो हमें रूटीन का काम है पैरामीटर्स मालूम करना, और उम्मीद है कि ये पैरामीटर्स मालूम करने वाला आखिरी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज में। जबकि उसने ये कहा कि मिनिमम पास ऑफ द पासिंग मार्क्स बीइंग द 40 एंड 75, 40 और 75 के दरमियान जो 40 से कम है उनकी परसेंटेज, और जो 75 से कम है या ज़्यादा है उनकी परसेंटेज उसने दी हुई है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें मालूम क्या करना है। जैसे मैंने शुरू में बताया, सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, एक तो म्यू और दूसरा सिग्मा, इन दोनों की वैल्यूज़ मालूम करनी है, दोनों पैरामीटर्स मालूम करने हैं। पहली बात, जब दो पैरामीटर्स मालूम करने हो तो दो कंडीशंस दी होती हैं। यहाँ पर दो कंडीशंस क्या हैं? 80% मिनिमम मार्क्स 40, 80% मिनिमम मार्क्स 40। मिनिमम मार्क्स का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 40 इज इक्वल टू 0.80। नहीं ना समझ आई? डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम क्या कहती है हमसे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम बना ली, दरमियान में मीन मालूम करने के जो होगा -∞ टू +∞। कहता है 40 मार्क्स कहाँ पे होंगे? 40 मार्क्स से लेस देन, ग्रेटर देन, 40 मार्क्स से ग्रेटर देन एरिया जो है वो 0.80 है। यहाँ पर आ गया 40, क्योंकि ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन एरिया, और ये ग्रेटर देन एरिया कितना कहलाएगा? ये जो आपके सामने ग्रेटर देन एरिया नज़र आ रहा है, ये कितने परसेंट होगा? ये 80%। उसने कहा हुआ है कि पहला जो पॉइंट है वो 80% है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.80। 40 और 40 से आगे वाला एरिया जो है वो 80% है। इसके बाद कहता है 10% है 75, तो 10% कहाँ पर होगा? वो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 10% है, 0.10, और ये एरिया जो है ये 10% हुआ, और यहाँ पे मार्क्स है 75। इसके अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 75 इज इक्वल टू 0.10। अगर ये दो पॉइंट इस क्वेश्चन में समझ आ जाएं तो बाकी तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, बाकी तो सारा काम हमारा रूटीन के मुताबिक चलता है।
असल काम ये 2 पॉइंट समझने हैं। अगर आप बच्चों को ये दोनों पॉइंट समझ आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ हम कोशिश करते हैं कि दोबारा से आपको ये बात समझाने की कि 40 नंबर और 40 से ज़्यादा जितने परसेंटेज है वो 80% है एरिया। 40 नंबर से ज़्यादा जितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो 80% हैं, और 75 मार्क्स से ग्रेटर देन जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो 10% हैं। ठीक होगी बात। इसको हमने डायग्राम से भी शो कर लिया और दोनों कंडीशंस भी बना ली। अब इन दोनों कंडीशन से हम क्या करेंगे कि हमारी 2 कंडीशंस हैं, 2 इक्वेशंस बनेंगी। उन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे और साइमल्टेनियस सॉल्व करने से पैरामीटर्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 40 इज इक्वल टू 0.80। जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल x नहीं, एक वेरिएबल x हो, तो इस वेरिएबल को हम किस में चेंज करते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड में। x में से माइनस म्यू करते हैं और सिग्मा पे डिवाइड। ग्रेटर देन 40 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.80। ये हमारा स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z ग्रेटर देन 40 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.80। जब भी प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल z मौजूद हो तो हमने फार्मूले में जाके देखना है। थ्योरम पेज नंबर 5 पर थ्योरम लिखा हुआ है। वो थ्योरम ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन हो या इक्वल टू a हो, तो हम क्या लिखते हैं? 1 माइनस फाई ऑफ a। लिहाजा इस थ्योरम के तहत हम चलते हुए 1 माइनस फाई ऑफ 40 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.80। 1 माइनस 0.80 और इज इक्वल टू फाई ऑफ 40 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। 1 माइनस 0.20 हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.20 इज इक्वल टू फाई ऑफ 40 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब क्या होगा? ये फाई इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, उधर बचेगा 40 माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इधर लिखेंगे फाई ऑफ इन्वर्स 0.20। 0.20 को इन्वर्स के टेबल में देखेंगे और वो टेबल नंबर 10 है। टेबल नंबर 10 कहाँ पर मौजूद है? पेज नंबर 295 पर टेक्स्ट बुक। जब आपने 0.20 को देखा तो जवाब आ गया माइनस 0.8416 माइनस 0.8416। यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये सिग्मा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लिखेंगे 40 माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 0.8416 सिग्मा। अब क्या करेंगे? ये म्यू दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जिसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे, और वो इक्वेशन क्या होगी? 40 इज इक्वल टू हम लिखते हैं म्यू और फिर माइनस 0.8416 सिग्मा। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है जी। पहली कंडीशन उसको फॉलो करते हुए हमने इक्वेशन 1 मालूम कर ली। अब हम इक्वेशन 2 की जानिब चलेंगे, और इक्वेशन 2 कहाँ से आएगी? हमारे पास दूसरी जो कंडीशन है वहाँ से हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए हम इसे रेस करते हैं, और हमारे पास एक कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 हमारे पास ये है, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 75 इज इक्वल टू 0.10। प्रोबेबिलिटी में जब वेरिएबल x हो तो उसे स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल z में चेंज करते हैं। कैसे? x की जगह पे क्या लिखेंगे हम? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज ग्रेटर देन 75 में से किसे माइनस करेंगे? म्यू को, और डिवाइड सिग्मा पे कर देंगे, क्योंकि इनकी वैल्यूज गिवन होती तो वैल्यूज को माइनस करते हैं। यहाँ पे 0.10 ये हमारे पास z के इक्वल होता है, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है ये।
z इज ग्रेटर देन 75 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.10। जब भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो तो हम थ्योरम से पूछते हैं कि हम क्या करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, इट्स इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ a। पेज नंबर 5 पर ये थ्योरम मौजूद है, आप देख लीजिएगा। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिखेंगे 1 माइनस फाई ऑफ 75 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.10। अब ये 0.10 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 माइनस 0.10 इज इक्वल टू फाई ऑफ 75 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। 0.10 इक्वेशन के इस तरफ आया तो माइनस हो गया, ये वाली रकम जो माइनस में थी दूसरी तरफ जाके प्लस हो गई। यहाँ पे 0.90 इज इक्वल टू फाई ऑफ 75 माइनस म्यू ओवर सिग्मा लिख लेते हैं। अब ये जो फाई है ये दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इन्वर्स बना लेते हैं। ये इक्वेशन 1 हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, हमने वो लिखी रहने दी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 75 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.90। जब इन्वर्स आता है तो हम पेज नंबर 295 पर देखेंगे, टेबल नंबर 10 में 0.90 को, जब 0.90 को देखा तो आंसर प्लस में आया 1.2816। लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 75 माइनस म्यू ओवर सिग्मा 1.2816। अब हम 75 तो वैसे लिख लेते हैं, माइनस म्यू, सिग्मा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2816 सिग्मा। अब ये म्यू दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 75 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.2816 सिग्मा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह पैरामीटर्स की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है वो मिल जाएंगी, म्यू और सिग्मा की वैल्यूज़। अब हम कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, देखें ज़रा गौर से। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, 40 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.8416 सिग्मा। दूसरी वैल्यू 75 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.2816 सिग्मा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस जब हमने लिखी तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए दोनों को सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करते हुए हम एक काम करते हैं कि इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं इक्वेशन 1 में से। इक्वेशन 2 पहले हम लिख लेते हैं, 75 इज इक्वल टू म्यू प्लस 1.2816 सिग्मा, और फिर इक्वेशन 1 लिखते हैं 40 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.8416 सिग्मा। ऐसा करते हुए जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस, ये म्यू म्यू से कैंसिल हो गया। अब आपने क्या करना है, 75 में से 40 को माइनस किया। जैसे ही आप 75 में से 40 को माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 35। आपके पास आंसर आ गया जनाब 35। ठीक है जी, ये म्यू म्यू से कैंसिल हो चुका है और ये दोनों आपस में प्लस होंगे। प्लस करने के लिए सिग्मा 6 और 6 12, 1 कैरी 3, 8 9 10 11 12 2, 9 10 11, और ये आपके पास 2.1232 सिग्मा आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ये 2.1232 सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड कर देंगे। 35 ओवर 2.1232 इज इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेटर से डिवाइड करें, किसको, 35 को डिवाइड किस पे करेंगे, 2.1232
32 पर। तो क्या आंसर आएगा 16.48। तो यहाँ पर हमारे पास 16.48 ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास म्यू का आंसर आ जाएगा। जैसा कि हम आपको नज़र आएगा कि हम किस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 16.48 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये मौजूद है और इसमें सिग्मा की जगह पर हम लिख देते हैं 40 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.8416 इंटू 16.48। 16.48 को क्या करेंगे आप 0.8416 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0.8416 को मल्टीप्लाई करेंगे 16.48 के साथ तो आंसर आ जाएगा 13.8695। 13.8695। अब ये इस तरफ माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। 40 प्लस 13.8695 इज इक्वल टू म्यू। तो ये फाइनली आंसर आपके पास 53.8695 इट्स इक्वल टू म्यू। ये दोनों पैरामीटर्स मालूम हो गए। म्यू की वैल्यू आपके पास आ गई 53.869। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एक्सरसाइज का ये सवाल समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। और ये तकरीबन हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन ही समझ लें जो करने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि 16 का जो ए पार्ट है वो हम ए पार्ट तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आगे है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ स्टैटिस्टिकल थ्योरी, डिस्क्राइब इट प्रॉपर्टीज़। पेज नंबर 2 और 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट, ये भी हम लास्ट लेक्चर में कर लिया था हमने, अगर आपको याद हो। अब हम चलते हैं 16 के सी पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन आप बच्चों ने नोट कर लिया होगा। 16 का सी पार्ट बहुत अहम सवाल, हर दूसरे साल या हर दूसरे साल ये पेपर में आया होता है। इंतहाई अहम सवाल। इसमें भी उसने म्यू और सिग्मा की वैल्यू मालूम की है। 2-3 तरीक़ों से इसे सॉल्व किया जा सकता है, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी मेथड से सॉल्व करें। अभी हम चलते हैं 16 का ए पार्ट डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, आपको मालूम है, और ये पेज नंबर 2 और 3 पर ऑलरेडी लिखी हुई है। 2 मरतबा डिस्कस कर चुका हूँ, एक मरतबा रूटीन के लेक्चर में और एक मरतबा क्वेश्चन आंसर्स के लेक्चर में। मुझसे किसी बच्चे ने कहा था कि डेफिनेशंस दोबारा से की जाएं, तो हमने थ्योरी में प्रॉपर्टीज़ तो हमने वो की थी। अब हम करते हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट, जो मैंने आपको क्या कहा, बहुत अहम सवाल है, बहुत ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और उसका सी पार्ट। इन a normal distribution, the lower and upper quartiles are respectively 8 and 17. Find the mean and standard deviation of the normal distribution. बहुत अहम सवाल है जनाब, और आसान भी बहुत है। क्यों आसान है? क्योंकि हम इससे पहले 15 सवाल कर चुके हैं, तकरीबन सारे सवाल एक ही जैसे हैं, लेकिन
सिर्फ उन बच्चों के लिए आसान है जिन बच्चों ने पेज नंबर 2 और 3 याद कर लिया है। अगर उन्हें नहीं याद तो ये सवाल उनसे सॉल्व नहीं होने वाला। इस सवाल में उसने क्या गिवन दिया हुआ है? उसने कहा लोअर क्वार्टाइल, इट्स मीन सॉल्यूशन Q1 8 और Q3 अपर क्वार्टाइल्स 17। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके हमारे पास 2 से 3 मेथड है सॉल्व करने के। शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो शॉर्ट वे से कर लें, लॉन्ग क्वेश्चंस में आए तो लॉन्ग वे से करना पड़ता है। इस सवाल में लोअर एंड अपर क्वार्टाइल गिवन है 8 एंड 17। फाइंड क्या करना है? नंबर 1 म्यू एंड सिग्मा, ये दोनों मालूम करने हैं। अगर आप पेज नंबर 3, आप अपनी किताब में पेज नंबर 3 को ज़रा गौर से देखें कि पेज नंबर 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 पेज नंबर 3, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ये उसकी हेडिंग है। मीडियन, क्वार्टाइल्स और क्वार्टाइल डेविएशन, ये उसकी हेडिंग है। नीचे उसने लिखा हुआ है x 0.5, x 0.5, इसका मतलब है ये मीडियन है, ये म्यू के बराबर है। ठीक होगी बात? ये मीडियन की बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद कहता है क्वार्टाइल्स, मीडियन और दूसरे नंबर पे है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स को वो कहता है 0.25 और x 0.75। लिहाजा यहाँ पर वो Q1 भी लिख सकता है, यहाँ पे Q3 भी लिख सकता है, और यहाँ पे म्यू, यहाँ पे माइनस प्लस 0.67, 0.67 है या 0. ठीक है 0.6745 सिग्मा, 0.6745 सिग्मा, ये दे दिया उसने। ये क्वार्टाइल्स हो गए। इसके बाद कहता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में उसने क्या लिखा? क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 0.6745 सिग्मा, या फिर लिखता है 2/π, या फिर वो क्या लिखता है 2/3, 2/3 सिग्मा, 2/3 सिग्मा। दो। अब यहाँ पर कितनी बातें पूछी हुई थी? नंबर 1 मीडियन, फिर क्वार्टाइल्स और फिर क्वार्टाइल डेविएशन। जब ये सारी बातें पूछ ली तो इनके नीचे उसने लिखा हुआ है कि म्यू किसके बराबर रहेगा और सिग्मा किसके इक्वल है। अगर आप देखें तो म्यू के बारे में वो क्या लिखता है, ये फार्मूला डायरेक्ट है। ठीक है, ये जब MCQs में यही सवाल आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इस सवाल की खूबी ये है कि ये आपको क्वेश्चन में MCQs में भी मिल सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी मिल सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिल सकता है। हम यहाँ पे देखते हैं, उसने कहा म्यू किसके बराबर है? उसने कहा Q1 प्लस Q3 डिवाइडिंग बाई 2। ये सबसे आसान वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। Q1 कितना है? 8 प्लस 17 ओवर 2। हमारे पास 8 प्लस 17, हमारे पास आ गया 25। 25 को 2 पे डिवाइड किया तो 12.5। तो जो उसने पहले नंबर पे म्यू पूछा था, तो म्यू की कीमत 12.5 आ गई। सो सिंपल क्वेश्चन, सबसे आसान वे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तीनों तरीकों से ये सवाल करके दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। यहाँ तक समझ आ गई है? इसके बाद उसने कहा सिग्मा, सिग्मा किसके बराबर है? वो कहता है Q3 माइनस Q1 ओवर, अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 इंटू 0.6745, ये वैल्यू तो हमें याद है 0.6745, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें।
या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.349, तो आपके पास क्या जवाब होगा, Q3 माइनस Q1 ओवर 1.349। बस आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। Q3 कितना है आपके पास, अगर आपको याद हो तो, और ऊपर लिखा हुआ है, याद क्या करना है, 17 माइनस 8 ओवर 1.349। 17 से जब आपने माइनस किया किसको, 8 को, तो आपके पास आ गया 9 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 9 ओवर 1.349, और ये आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करना है। 9 को डिवाइड करना है 1.349 पे, और आपके पास आंसर क्या आया, 6.67। लो जी, ये सिग्मा की वैल्यू आ गई और ये आपका आंसर है। क्या ये सवाल आपको समझ आया है? ये सवाल आपको तब समझ आएगा जब आप पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ को याद करेंगे, उनको समझेंगे और उनको ध्यान से अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जब आपको प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो ये सवाल आपको बहुत इजी लगेगा, और ये सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे ईजीएस्ट वे है। अगर MCQs में आए तो आपने कैलकुलेटर में बस इन दोनों को जमा करना और 2 पे डिवाइड कर लेना है बस। या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन में Q3 माइनस Q1 ओवर 1.349, ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। या फिर अगर ये नहीं याद होती तो ये तो याद होगी 0.6745, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके उसे सॉल्व कर लें तो ये सिग्मा आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। इसका दूसरा तरीका, इसका दूसरा मेथड क्या है, इसका दूसरा मेथड है कि हम क्वार्टाइल्स के फार्मूले हमें याद हों। हम लिखते हैं एज वी नो डैट Q1 किसके बराबर होता है और Q3 किसके इक्वल होगा। Q1 अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है, म्यू ये माइनस और ये प्लस 0.6745 सिग्मा 0.6745 सिग्मा, ये हमारे पास दोनों चीज़ें। इनमें क्या करें, पुट म्यू इज इक्वल टू पुट Q1 इज इक्वल टू 8 एंड Q3 इज इक्वल टू 17। इन दोनों इक्वेशंस में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 8 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और यहाँ पे लिखते हैं 17 और यहाँ पे म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसे इक्वेशन 2। अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लें या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब देखें जी, 17 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा, और यहाँ पे हम लिखेंगे 8 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस। 17 माइनस 8 20, 17 माइनस 8 9, और इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो वो आपके पास क्या आएगा, 1.349 सिग्मा। अब आपने क्या करना है, सिग्मा इज इक्वल टू 9 ओवर 1.349 और सिग्मा इज इक्वल टू, जब आपने इसको डिवाइड किया तो जवाब आ गया 6.67। अब आप क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ये जो है 8 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 और सिग्मा की जगह पे 6.67, तो 8 इज इक्वल टू म्यू माइनस, यहाँ पे इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इस साइड पे प्लस कर देंगे 8 में। मल्टीप्लाई करते हैं तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0.67, 6.67 को मल्टीप्लाई कर दें आप 0.67
6 में, मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी तरफ प्लस कर दें 8 में, तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी और वो होगी 12.5। 8, 9, 10, 11, 12.5। इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कहीं 4.5 तो नहीं आ रहा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4.5 आ गया। अब 4.5 को 8 की तरफ ले आते हैं। 8 की तरफ जब आएगा तो हम लिखेंगे क्या, 8 + 4.5 इज इक्वल टू म्यू। 8, 9, 10, 11, 12, तो म्यू इज इक्वल टू 12.5। ये आपके पास म्यू का आंसर और ये आपके पास सिग्मा का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों को ये सवाल दूसरे मेथड से भी समझ आ गया होगा। इसके बाद हम इसी सवाल को तीसरे मेथड से करेंगे इंशाअल्लाह, और वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके सी पार्ट का जो तीसरा मेथड है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 16 का डी पार्ट वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाअल्लाह। हम आज के लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमने जो ये चैप्टर किया है, इस चैप्टर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 के सी पार्ट तक एक एक सवाल, एक एक पॉइंट बोर्ड पे क्लियर करवाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि जिन बच्चों ने मेरे साथ साथ हर लेक्चर में प्रेजेंट हुए होंगे, हर लेक्चर आपने लिया हो और उनको उसके साथ साथ लिखा भी हो, ये कन्फर्म कंडीशन है कि अगर आप मेरे यहाँ पे सॉल्व करवाए हुए क्वेश्चंस को आपने नोट किया हो, अपनी नोटबुक बनाई हो, तो इस एक्सरसाइज में से, इस चैप्टर में से कोई भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको समझ ना आया हो इंशाअल्लाह। मेरी कोशिश ये रही है कि अगर मैं कोई वैल्यू को दूसरी तरफ डिवाइड हो रही हो, एक तरफ दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू को, वो पॉइंट भी क्लियर करता हूँ। एक तरफ अगर माइनस हो रही है तो उसको दूसरी तरफ लाते हुए मैं बताता हूँ कि ये प्लस हो गई है और प्लस होने की वजह क्या है। अगर मैं इतनी छोटी छोटी बातों को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और सिर्फ इस वजह से कि ये पॉइंट्स हर बच्चे को क्लियर हो जाएं घर बैठे। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे यहाँ से लिए गए लेक्चर्स जिन स्टूडेंट्स ने लिए हैं, और तरतीब से बीच में से अगर आप आ जाते हैं 6 सवाल छोड़ के 7वें सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, वो नहीं समझ आएगा। तरतीब के साथ अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स लिए हैं, और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 के सी पार्ट तक पहुँच चुके हैं और एक एक सवाल, एक एक पॉइंट क्लियर करवाया है, तो अगर आपके नोट्स बन चुके हैं तो मेरी तरफ से आपको मुबारक हो कि आपने साथ साथ नोट्स बनाए, और वो नोट्स आपका सरमाया बन चुके हैं। वही नोट्स आपको इम्तिहान में एक आला कामयाबी देने के लिए आपके काम आएंगे इंशाअल्लाह। इस दुआ के साथ अज़ीज़ तुलबा व तालिबात के सदा सलामत रहें, खुश रहें, और तक क़यामत आपके वालिदैन का साया आपके सरों पे कायम रहे, और वक्त आखिर हमारी ज़बानों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अल्लाह जारी फरमा दे, ताकि हमारा ख़ात्मा बिन ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।